नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैराथन कंपटीशन क्लासेस पर। जो हम लोग मिक्स क्वेश्चंस की एक सीरीज चला रहे थे, उसमें आज ये तीसरा क्लास है। तीसरा ही है, बिल्कुल तीसरा क्लास है। तो आज हम लोग इसमें कुछ मिक्स क्वेश्चंस की सीरीज लेके आए हैं। हम लोग मैथ्स विषय का अध्ययन दो तरीके से कर रहे हैं। एक हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं और एक हम लोग मिक्स क्वेश्चन की सीरीज लेके आ रहे हैं, ताकि हम लोग मिक्स क्वेश्चंस में ये जानते रहें कि किस तरीके के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है। बाकी जो टॉपिक वाली चल रही है सीरीज, उसमें हम लोगों ने परसेंटेज अभी पढ़ा हुआ है और प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्लास आए हुए हैं। जिन लोगों ने अभी तक वो क्लास नहीं देखे हैं, तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाके एक बार सारे क्लास देख लीजिएगा। ठीक है। और अभी तक जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अगर पसंद आती है तो उस पर लाइक जरूर करिएगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आज के प्रश्नों को देखते हैं कि आज की श्रृंखला में कौन से प्रश्न रखे गए हैं। चलिए तो देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है आज का? यह है आपका आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या है? क्या एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। यदि 15% की छूट दी जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? आरआरबी एनटीपीसी 2020 में पूछा गया प्रश्न है। कह रहा एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। तो पहले तो आपको लागत मूल्य अंकित मूल्य समझने होंगे, है ना। लागत मूल्य क्या होता है? तो आप बताएंगे कोई वस्तु जिस मूल्य पर बनकर तैयार होती है उसे लागत मूल्य कहा जाता है। या फिर कोई व्यक्ति बनी बनाई वस्तुओं का व्यापार करता है, तो व्यक्ति जितने में कोई वस्तु खरीद के लाता है वही उसकी लागत मूल्य हो सकती है, और हो सकता है उसी को एक नया नाम दिया जाए, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य और लागत मूल्य एक ही होते हैं। फिर वस्तु जिस मूल्य पर बेचने के लिए उपलब्ध होती है, बिकने के लिए उपलब्ध होती है मार्केट में, या बोल सकते हैं कि उपभोग के लिए रखी जाती है, उसे बोलते हैं अंकित मूल्य। ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। तो इसका मतलब कोई वस्तु है, उसका हम देखते हैं पहले लागत मूल्य। ठीक है। पहले हम लोग बनाते हैं उसका लागत मूल्य। तो मैंने मान लिया इसका कोई भी एक लागत मूल्य रहा होगा, और उसका जो अंकित मूल्य लागत मूल्य जो है वो अंकित मूल्य का 75% है। तो हम इसका एक अंकित मूल्य भी मान लेते हैं। अंकित मूल्य क्या रहा होगा? तो मैंने कहा मैं इसका एक अंकित मूल्य भी मान लेता हूँ। तो अब देखो ये क्या कह रहा है? कह रहा है लागत मूल्य जो है वो अंकित मूल्य का 75% है। तो उसमें ओरिजिनल क्या होगा? आप बताएंगे। जिससे कंपेयर किया जाता है वो ओरिजिनल होता है। तो लागत मूल्य का कंपेयर है किससे? अंकित मूल्य से। तो अंकित मूल्य आप मान लेंगे। मैंने मान लिया अंकित मूल्य 100 रुपए है। तो लागत मूल्य क्या होगा? कह रहा है इसका 75% होगा। तो अगर इसका 75% होगा तो कितना होगा? तो आप बताएंगे 75 रुपए होगा। ठीक है। मैं इसे अलग तरीके से लिख देता हूँ थोड़ा। मैंने लिखा अंकित मूल्य। ठीक है। अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य मैंने माना है कितना है? 100 है। और यहाँ से कह रहा है कि जो लागत मूल्य है वो इसका 75% है। तो जब हम लागत मूल्य निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा 75 रुपये। ये आ गया है लागत मूल्य। ठीक है। लागत मूल्य। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फिर कह रहा है यदि 15% की छूट दी जाए तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा? अब देखो छूट किस पर दी जाती है, तो आप बताएंगे छूट दी जाती है अंकित मूल्य पर। अगर हम इस पर अंकित मूल्य पर छूट दें 15% की, तो 15% की अगर छूट देंगे तो 15% इसका कितना बनेगा? आप बताएंगे 15 रुपए। तो ऐसे में इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा 85 रुपए, है ना। जो लाभ हानि होता है वो हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य या लागत मूल्य पर होता है। अब लागत मूल्य है 75 और इसका विक्रय मूल्य कितना है? 85। तो लाभ होगा हानि होगी? तो आप बताएंगे लाभ होगा। लाभ कितने का हो जाएगा? तो लाभ हो जाएगा 10 का। कितने पर हो जाएगा? तो आप बताएंगे हो जाएगा 75 पर। तो 10 जो है 75 का कितना परसेंट है, ये आपको निकाल देना है। इसे हल कर लेते हैं। तो देखो भाई 25 से कट गया, 25 3 75, और ये कट गया आपका 25 चौकू 100। तो ये बना आपका 40/3। 40/3। तो आंसर क्या बना? आंसर बन गया, देखो इससे अगर हम 40 में भाग देते हैं 3 से, तो आ जाएगा 13.333% लाभ। लाभ। ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में ये ऑप्शन है कहीं? तो आप बताएंगे हाँ है। कौन सा? बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन हो गया आपका राइट आंसर। ठीक। जो लाभ और हानि होता है वो हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो आपको तीन चीजें इसमें समझ लेनी है। एक अंकित मूल्य। अंकित मूल्य मतलब जिस मूल्य पर कोई वस्तु उपभोग के लिए रखी जाती है या बेचने के लिए रखी जाती है उसे बोलते हैं अंकित मूल्य।
फिर जिस मूल्य पर कोई वस्तु बिक जाती है उसे बोलते हैं विक्रय मूल्य, उसे बोलते हैं विक्रय मूल्य। और जिस जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी गई हो, मतलब जो व्यक्ति, जो बेचने वाला खरीद के लाया हो, उसके लिए वो होता है क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य। या फिर हम उसी को बोल सकते हैं लागत मूल्य। अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, वस्तुओं का उत्पादन स्वयं करता है तो उसके लिए हो जाता है लागत मूल्य। ठीक है। अब एक बात समझिएगा, एक वस्तु जो एक मूल्य किसी के लिए क्रय मूल्य होगा तो किसी के लिए विक्रय मूल्य होगा। कोई खरीद रहा होगा तो कोई बेच रहा होगा, है ना। हमें किसके संदर्भ में देखना है, हम खरीदने वाले की तरफ से देख रहे हैं प्रश्न को या बेचने वाले की तरफ से देख रहे हैं प्रश्न को, उसके आधार पर निर्भर होगा कि क्रय मूल्य कैसे बनेगा और विक्रय मूल्य कैसे बनेगा। अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा है, अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा है तो लाभ होगा, और अगर कम है तो हानि होगी। ठीक है। इस सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पर हम लोग पहले ही बहुत सारी चर्चा प्रॉफिट एंड लॉस में कर चुके हैं। तो अगर आप इनको बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस वाले जो क्लास पड़े हुए हैं उन क्लासों को एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हमारा, कह रहा वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जिससे 155, 260, 315 को विभाजित करने पर क्रमशः 5, 10 और 15 शेष बचेगा। ठीक है, शेष बचेगा। शेष बचेगा का मतलब ये है कि विभाजित नहीं होंगी, यानी कि अगर हम 155 में भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा, 160 में भाग देंगे तो 10 शेष बचेगा, 115 315 में भाग देंगे तो 15 शेषफल बचेगा। इसका मतलब ये है कि 5, 10, 15 ना होता तो संख्या पूरी पूरी विभाजित होगी। तो कैसे बनेगा, तो आप बताइए, अगर 155 में भाग देने पर 5 शेष बचता है तो इसका मतलब 5 घटा दें, संख्या क्या बचेगी, 150। ठीक है, 150 विभाजित होनी चाहिए। फिर कह रहा है कि अगर 260 में भाग देते हैं तो 10 शेष बचेगा, तो संख्या कितनी होनी चाहिए थी, 250। कह रहा अगर 315 में भाग दें तो हमारा शेष बचेगा कितना, 15, तो संख्या कितनी बचेगी, 300। आप बताएं, इसका मतलब ये है कि अगर 5, 10, 15 ना होता तो ये जो संख्या 150, 250 और 300 है, यह संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाती। ठीक है, हमें वो संख्या ढूंढनी है। अब जिन संख्याओं से जिस संख्या से 115, 150, 250 और 300 पूरा पूरा विभाजित होगा, उसी संख्या से इनमें भाग देने पर 5, 10 और 15 शेष बचेगा। अब इसने क्या कहा है, देखो क्या कहा है, बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी जो संख्या होती है, इसका मतलब हमें इनका क्या निकालना है, मासा। हमें निकालना है मासा। देखो मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो दी गई संख्या को विभाजित करता है। लासा क्या होता है, लासा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से विभाजित होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं। ऑप्शन से कैसे बनाएंगे, जैसे आपने पता कर लिया 150 और 250 और 300, तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या ले लो आप। तो इन ऑप्शंस में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 75। तो 75 से 150 कट जाएगा क्या, आप बताएंगे बिल्कुल। 300 कट जाएगा क्या, आप बताएंगे बिल्कुल। लेकिन क्या 250 कट जाएगा, आप बताएंगे 250 तो नहीं कटेगा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। फिर आप देखेंगे दूसरी बड़ी संख्या कौन सी है, दूसरी बड़ी संख्या है 50। तो आप बताएंगे 50 से क्या 150 कटेगा, आप बताएंगे बिल्कुल। क्या 250 कटेगा, आप बताएंगे बिल्कुल। क्या 300 कटेगा, बिल्कुल। तो यही क्या हो गया आंसर। तो आप ऐसे भी आंसर बना सकते हैं ऑप्शन से भी। और अगर ऑप्शन से नहीं बना पाते हैं तो आपको क्या करना है, आपको इनका निकालना है मासा। आपको इसका क्या निकालना है, आपको इनका मासा निकालना है। ठीक है, मासा कैसे निकालते हैं, तो मासा निकालने की कई विधियां होती हैं, उसमें से एक होती है भाग विधि। भाग विधि की भी दो विधियां होती हैं, उसमें होती है ये पहली विधि। इसमें क्या होता है कि आप कोई एक ऐसी संख्या ले लो जिससे तीनों संख्याओं में भाग चला जाए। अब आप वो चाहे छोटी से छोटी ले लो चाहे बड़ी से बड़ी ले लो, मैंने सीधा बड़ी से बड़ी ले ली। तो कौन सी संख्या जिससे इन सब में भाग चला जाएगा, तो आप बताएंगे 50 से इसमें चला गया 3 बार। ठीक है, इसमें चला गया 5 बार और इसमें चला गया कितनी बार, 6 बार। ठीक है, अगर 50 से भाग देंगे तो, है ना, पूरा उल्टा ही लिख दिया हमने। इसमें गया 3 बार, इसमें गया 5 बार और इसमें गया 6 बार। अब कोई ऐसी संख्या जिससे इन तीनों में भाग चला जाए, आप बताएंगे है नहीं। तो मासा में यही विशेषता होती है कि हम भाग तभी तक देंगे जब तक दी गई सभी संख्याओं में भाग जा रहा हो। अगर हम लोग लासा निकाल रहे होते तो हम तब तक भाग देते जब तक कोई भी एक विभाजित संख्या रह जाती, तब तक हम लोग भाग देते, या किसी संख्या का रिपीटेशन हुआ होता हम लोग तब भी भाग देते। तो अब हम इसमें और किसी संख्या से भाग दे ही नहीं सकते जिसमें 3, 5 और 6, 3, 5 और 6 में भाग चला जाए। ऐसी कोई संख्या है, आप बताएंगे नहीं। अगर 3 से भाग देंगे तो 3 में चला जाएगा और 6 में चला जाएगा, लेकिन 5 में नहीं जाएगा ना।
तो इसीलिए अब हम और किसी संख्या से भाग नहीं दे सकते, तो इसीलिए हमारा 50 ही क्या हो गया, हमारा 50 ही हो गया मासा। तो वह संख्या 50 है जिससे हम अगर 155 में भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा, 260 में भाग देंगे तो 10 शेष बचेगा, और 315 में भाग देंगे तो 15 शेष बचेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हमारा? तो अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का योग 60 है और उनके मासापा और लासापा क्रमशः 12 और 72 है, दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग कितना होगा? तो ऐसे में पहले तो हमें वो संख्या निकालनी पड़ेगी, है ना। तो मैंने मान लिया कि संख्या क्या है, मैंने ऐसा मान लिया कि संख्याएं क्या है। तो मैंने कहा मान लिया पहली संख्या जो है, पहली संख्या मैंने कहा पहली संख्या ए है, और जो दूसरी संख्या है तो मैंने कहा दूसरी संख्या बी है। दूसरी संख्या क्या है? बी है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि उनका लासा और मासा दिया गया है, दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग निकालिए। तो इनका व्युत्क्रम क्या होगा? तो व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। तो व्युत्क्रम हो जाएगा 1/a प्लस इसका हो जाएगा 1/b। इनका अगर हम योग निकालें तो योग क्या होगा? तो आप बताएंगे a और b एलसीएम लेना पड़ेगा। अगर हम लोग a और b एलसीएम ले लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा b प्लस a, जिसे हम a प्लस बी भी बोल सकते हैं, बटे क्या आ जाएगा? a इंटू बी, a इंटू बी, यही तो बनेगा, क्योंकि ये मैंने क्या ले लिया? दोनों का एलसीएम ले लिया। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग बना लेते हैं इसे। अब कह रहा है a प्लस बी, तो a प्लस बी यहाँ पर कहा गया है कि संख्याओं का योग कितना है? पहले दिया गया संख्याओं का योग कितना है? कह रहा है 60 है। और फिर कह रहा है अगर संख्याओं का योग क्या है? 60 है ना। अगर संख्याओं का योग 60 है और उनके मासापा और लासापा क्रमशः 12 और कितने? 12 और 72 है। तो 12 और 72, ये लासापा और मासापा का काम कहाँ पर आएगा? तो आपको पता होगा लासा और मासा में एक संबंध होता है, लासा मासा और संख्याओं में एक संबंध होता है। क्या संबंध होता है? तो आप बताएंगे पहली संख्या है ना इनटू दूसरी संख्या इनटू दूसरी संख्या बराबर होता है लासा। ठीक है, लासा इंटू मासा, लासा इंटू क्या होगा? मासा। तो एक बात समझिएगा, हमें ये क्या लिखना है? हमें लिखना है संख्याओं का गुणनफल। तो इसका मतलब ये संख्याओं का गुणनफल बराबर किससे होगा? लासा इंटू मासा का। तो आप बताएंगे a इंटू बी की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग 12 इंटू 72 लिख सकते हैं। आप बताएंगे बिल्कुल, क्योंकि संख्याओं का गुणनफल क्या है? बताएंगे लासा इंटू मासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो आप इसमें देखेंगे तो देखो इसमें मासा कितना दिया गया है? 12, और लासा क्या दिया गया है? 72। तो हम यहाँ पर लासा इंटू मासा लिख सकते हैं। बस इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो इससे ये कट गया कितनी बार में? 12 पंजे 60। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 5/72। हमारा आंसर आ गया 5/72। क्या ऑप्शन में है 5/72? आप बताएंगे बिल्कुल। कहाँ पर है? तो आप बताएंगे बी ऑप्शन हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए समझ में आया होगा, अपेक्षा है ऐसी। और अगर समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट भी करिएगा। अगर आप कोई और सुधार चाहते हैं हमारी क्लास में तो आपके जो सजेशंस हैं वो आमंत्रित हैं, आप सजेशन करिएगा। टीम उस पर नज़र रखती है और आपके सजेशन माने जाएंगे बाकायदा। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों का अगर कोई सजेशन है तो आप उसे कमेंट में लिखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है भाई? तो कह रहा चक्रवृद्धि ब्याज गणना वार्षिक तौर पर होती है, दर पर एक धनराशि 2 वर्षों में 1600 हो जाती है और 3 वर्षों में 1700 हो जाती है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चंस में आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि अगर ब्याज का क्वेश्चन है तो ध्यान क्या रखना है कि ब्याज आपका चक्रवृद्धि जोड़ा जाना है या साधारण जोड़ा जाना है। दूसरी बात क्या है कि ब्याज वार्षिक जोड़ा जाना है या छमाही जोड़ा जाना है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज गणना वार्षिक तौर पर होगी। तब कह रहा है कि अगर एक धनराशि 2 वर्षों में हो जाती है 1600, यानी कि 2 वर्ष बाद का जो मिश्र धन है वो कितना है? 1600 है। कह रहा और 3 वर्ष में हो जाती है 1700। 3 वर्ष में कितनी हो जाती है? 1700। ठीक है, अब एक चीज समझिएगा, अगर ब्याज होता हमारा, कौन सी गणना कैसे हो रही होती? अगर साधारण ब्याज होता, साधारण ब्याज, तो हमें क्वेश्चन में निकालना पड़ता एक साल का ब्याज क्या है और मूलधन क्या है। क्योंकि दर क्या होती है? दर होती है एक साल का ब्याज मूलधन का जितना परसेंट होता वही दर कहलाती है।
लेकिन अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो चक्रवृद्धि ब्याज में जो ब्याज लगता है वो हमेशा पिछले वर्ष के मिश्र धन पर लगता है, उसके लिए हमें मूलधन निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो आप बताएंगे अगर कोई धन 2 साल बाद हुआ होगा 1600, 3 साल बाद हुआ होगा 1700, तो जो तीसरे साल ब्याज लगा होगा वो कितने पर लगा होगा? आप बताएंगे दूसरे वर्ष के मिश्र धन पर लगा होगा, यानी कि इस 1600 पर लगा होगा। तो अगर 1600 पर ब्याज लगा होगा और 3 साल बाद होके ये मिश्र धन कितना बन गया 1700, तो ब्याज कितना बना होगा? तो आप बताएंगे ब्याज होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, यही तो होता है। तो 1700 में से 1600 आपने घटा दिया तो ब्याज कितना बना होगा 100, और ये 100 लगा किस पर होगा? पिछले वर्ष के मिश्र धन पर। तो पिछले वर्ष का मिश्र धन कितना है 1600, तो ये लगा होगा 1600 पर। तो आप निकाल देंगे 100 जो है वो 1600 का कितना परसेंट है, बस इसको हल कर लो। 2 जीरो से 2 जीरो आपने काट दिया, ठीक है। और कुछ कट सकता है तो आप बताएंगे बिल्कुल। 4 से ये कट गया 4 बार में, और 4 से ये कट गया आपका 25 बार में, ठीक है। कितने बार में कट गया भाई? तो आप बताएंगे ये कट गया था आपका 25 बार में। तो अब अगर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा भाई? अब बचा क्या है? तो आप बताएंगे अब बचा है 25 में भाग देना है 4 से, तो 4 से भाग दिया, 4 छंग 24, बचा कितना 1, 2.5, यानी कि 6.25% आ जाएगा, ऑप्शन में है। आप बताएंगे बिल्कुल डी ऑप्शन। राइट आंसर क्या हो गया? डी, ठीक है। इस बात को बहुत ध्यान से समझ लेना कि ये चक्रवृद्धि ब्याज है। अगर फासला इसमें 1 वर्ष से ज्यादा का होता तो तरीका बदल जाता। अगर 1 वर्ष का होता, चाहे 3 साल 4 साल का हो, चाहे 4 साल 5 साल का हो, चाहे 5 साल 6 साल का हो, तो फिर क्वेश्चन बहुत आसान है, इसी तरीके से आपका बन जाएगा। अगर फासला 2 वर्षों से ज्यादा का होता तो उसका तरीका अलग होता है। 3 वर्ष से ज्यादा का होता या 3 वर्ष का होता तो उसका तरीका अलग है, ठीक है। अगर आगे कभी कोई प्रश्न आएगा तो हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, आगे भी इसमें बहुत कुछ आना बाकी है, ठीक। क्या है प्रश्न? कह रहा यदि एक संख्या और उसके 25% का अंतर 24 है तो संख्या क्या होगी? आरआरबी एनटीपीसी 2020 में पूछा गया है। देखो कह रहा यदि एक संख्या और उसके 25%, तो मैंने मान लिया कि एक संख्या x है और इसका 25% कितना होगा? तो आप बताएंगे x का 25%, ठीक है। का अंतर कितना है? का अंतर 24 है, तो पूछ रहा है बताइएगा संख्या क्या है। तो बस इसी को हल कर लो। तो इससे ये कट गया कितने बार में? 4 बार में, ठीक है। 4 मैंने ले लिया एलसीएम, तो ये आ गया 4x माइनस क्या रहा? x बटे रहा 4 इंटू क्या रहा? इंटू रहा 24। इसे हल करिएगा तो ये बचा है 3x बराबर ये कितना रहा? 4 बराबर 24 इंटू इस 4 का इधर पक्षांतर कर दिया तो 4 इधर आ गया, इससे ये कट गया कितनी बार में? तो 3 छंग 18। x बराबर कितना आ गया? तो आ गया 8 चौकू 32, यानी कि वह संख्या क्या रही होगी? 32 रही होगी। वह संख्या क्या रही होगी? 32, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है क्वेश्चन को, जो वास्तविक तरीका है क्वेश्चन को बनाने का। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है फ्रैक्शन मेथड। अगर आप लोगों ने परसेंटेज वाले क्लास देखे होंगे तो आप फ्रैक्शन मेथड बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। क्या था फ्रैक्शन मेथड? कह रहा एक संख्या और उसके 25%। तो अगर हम 25% का फ्रैक्शन लिखें, अगर हम लोग क्या करें, यहाँ से इधर है, अगर हम 25% का फ्रैक्शन लिखें तो 25% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/4। ये फ्रैक्शन निकलता कैसे है तो समझिएगा। कोई भी जो प्रतिशत संख्या होती है उसमें से अगर हम प्रतिशत हटाते हैं तो उसके बटे में क्या करते हैं? 100 लिख देते हैं। उसके बटे में हम 100 लिख देते हैं। और इसे जब हम लोग सॉल्व करते हैं, ऐसे मैंने ऐसे लिखा 1/5, तो ये जो है 1/5 वो 20% का फ्रैक्शन है। जैसे मैंने लिखा 25%, तो 25% का फ्रैक्शन क्या होगा? तो आप बताएंगे, लिखेंगे आप 25/100। आप कितना लिखेंगे? 25/100। 25/100 को आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/4, ठीक है। अब इस फ्रैक्शन में भी एक बात होती है। क्या बात होती है? तो आप बताएंगे, जैसे मैंने लिखा 25% का फ्रैक्शन मैंने लिखा हुआ है कितना? 1/4। तो इसमें 4 क्या है और 1 क्या है? तो आप बताएंगे 4 जो होता है वो वास्तविक मान होता है, ठीक है। लेकिन ये वास्तविक मान किसका होता है? ये वास्तविक मान होता किसका है? ये भी तो एक प्रश्न है। तो आप बताएंगे यह वास्तविक मान उसका होता है जिस पर प्रतिशत परिवर्तन हो रहा होता है। जिस पर प्रतिशत परिवर्तन हो रहा होता है, ठीक है। और ऊपर वाली संख्या तो आप बताएंगे ये प्रतिशत परिवर्तन के बराबर होती है। प्रतिशत परिवर्तन के बराबर मतलब, तो बताएंगे जितने का परिवर्तन हो रहा है, ये उस परिवर्तन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अब इन्हीं के जोड़ने और घटाने से परिणाम प्राप्त होता है। परिणाम मतलब
प्रतिशत परिवर्तन के बाद का मान। ठीक है, इन सारी बातों को बहुत अच्छे से समझना है तो परसेंटेज वाले जो क्लासेस पड़े हुए हैं चैनल की प्लेलिस्ट में, उसे जाके एक बार आप एक्सेस करिएगा। ठीक है, तो मैंने कहा अब ये जो संख्या वास्तविक संख्या क्या रही होगी 4 और उसका 25%, तो उसका 25% कितना रहा होगा, तो आप बताएंगे उसका 25% रहा होगा। एक का अंतर कितना आएगा 3, और क्वेश्चन में कह रहा है का अंतर कितना है 24, तो आप बताएंगे ये 3 बराबर है कितने के 24 के, तो फिर एक बराबर कितने का होगा, तो आप 3 का भाग दे देंगे 24 में, एक बराबर कितने का आ गया 8 के, तो फिर वास्तविक संख्या क्या रही होगी 4 बराबर कितने का होगा, तो हो जाएगा 8 चौकू 32 के। ऐसे भी आप आंसर निकाल सकते थे एक ही लाइन में। ठीक है, इस वाले मेथड से आपका समय बच जाता। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है भाई, है ना, तो अगला प्रश्न क्या है, अच्छा ये अभी हुआ था। अगला प्रश्न क्या है, कह रहा राजेश खेल के पहले दौर में अपनी धनराशि का 1/3 हिस्सा हार गया और खेल के दूसरे दौर में वह अपनी बची हुई धनराशि का 3/5 हिस्सा हार गया और तीसरे दौर में वह अपनी बची हुई धनराशि का 4/7 हिस्सा हार गया, तो उसके पास मूल धनराशि का कितना हिस्सा बचा। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं। देखो ये जो प्रश्न है वो प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, तो एज इट इज है, मैंने नाम में भी परिवर्तन नहीं किया। ठीक है, नहीं तो ये तो मेरे भैया का नाम है और भैया हमारे जुआ खेलते नहीं, मतलब कोई खेल नहीं खेलते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो वो एज इट इज है क्योंकि प्रीवियस ईयर से लिया गया है। तो हम लोग देखते हैं भाई, प्रश्न देखिएगा, है ना, नाम पर गौर नहीं करते हैं। ठीक, क्या है भाई प्रश्न, कह रहा खेल के पहले दौर में धनराशि का 1/3 हिस्सा हार गए। ठीक है, तो आप बताएंगे ऐसे में धनराशि आपको माननी पड़ेगी। धनराशि मैंने मान ली कितनी है, तो मैंने मान लिया धनराशि x है, और कोई व्यक्ति अपनी धनराशि का अगर 1/3 हिस्सा हार गया, तो अभी मैंने आपको बताया था 1/3 का मतलब हो गया कि उसकी वास्तविक धनराशि 3 है, उसमें से एक हार गया, तो उनके पास बची कितनी होगी, तो आप बचाएंगे 2 बची होगी, कितने में से 3 में से का। फिर बची हुई धनराशि का दूसरे दौर में फिर से हार गए भाई, कितना हार गए, तो कहा 3/5 हिस्सा हार गए। ठीक है, दूसरे दौर में, तो 3/5 का मतलब क्या बना, तो आप बताएंगे 5 में से 3 हार गए, अगर 5 में से 3 हार गए तो बचा कितना 2, तो आप बताएंगे इसका मतलब उनके पास 2 बचा हुआ है, कितने में से, तो आप बताएंगे 5 में से। ठीक है, और फिर तीसरे में क्या हुआ है, कह रहा तीसरे में हार गए हैं कितना, तीसरे में 4/7 हिस्सा हार गए, तो 4/7 का मतलब क्या हो गया, 4 हार गए, कितने में से 7 में से, तो 4 हार गए अगर 7 में से, तो बचा कितना है, तो आप बताएंगे बचा है 7 में से 4 चले गए तो कितने बचे 3, कितने में से 7 में से, तो इतना उनके पास बचा हुआ है वास्तविक धनराशि का। इसी को हल कर लीजिएगा, अगर हम इसे हल करते हैं तो देखो जीरो से क्या हो गया, जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, बचा क्या है, तो बचा है 4x बटे कितना बचा है 4x बटे 35, 4x बटे 35। ठीक है, तो ये नहीं पूछा है उन्होंने कि कितना बचा, उन्होंने कहा कि मूल धनराशि का कितना बचा है, तो मूल धनराशि का जिसका होता है उसे कहाँ लिखा जाता है, नीचे। तो आप बताएंगे जो 4x बटे 35 है, यह x का कितना भाग है, बस। तो जब कोई संख्या इस तरीके से लिखी होती है तो क्या होता है, तो दूसरी और तीसरी संख्या का आपस में हो जाता है गुणा, यानी कि इसे हम लिख सकते थे 4x बटे बटे हो जाता 35 इंटू एक्स, और x से x क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आ कितना जाएगा 4/35, क्या 4/35 ऑप्शन में है, आप बताएंगे बिल्कुल सी है ऑप्शन में। ठीक है, ऑप्शन में सी पर ये बात लिखी हुई है, तो राइट आंसर क्या हो गया सी। आसान है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, बहुत आराम से आपके समझ में आएगा। और जब आप परसेंटेज में चुनाव वाले क्वेश्चन देखेंगे खासकर, तो उसमें ये सारी चीजें कि कौन सा बचा है, कितना शेष बचा है ना, या जो शेष पर आधारित प्रश्न है, वो वाले टॉपिक अगर आपके क्लियर होंगे तो इस प्रश्न को आप बहुत आसानी से बना पाएंगे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है भाई, तो कह रहा एक वस्तु को 138 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 8% की हानि हुई, तो 4% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने धनराशि में बेचा जाना चाहिए। आरआरबी एनटीपीसी 2020 का प्रश्न है। ठीक है, कैसे करना है, तो आप बता लेंगे कि किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है उसे हम लोग 100% मान सकते हैं।
अगर कोई व्यक्ति हानि पर बेचता है तो 100 में से घटाकर, अगर कोई व्यक्ति लाभ पर बेचता है तो 100 में जोड़कर। कह रहा है कि 138 रुपए में बेचने पर 8% की हानि हुई, तो 8 आप इसमें से घटा देंगे, बचेगा कितना, 92%, है ना। और ये कितने पर बेचा गया है, देखो 8% हानि का विक्रय मूल्य है 90%, और यहाँ कह रहे हैं 8% हानि का जो बेचने पर मूल्य था वो कितना था, 138, यानी कि 8% हानि का मूल्य 138 भी है और 8% हानि का मूल्य आपका 92 भी है, तो ये दोनों आपस में होने चाहिए बराबर। इसका मतलब 92% बराबर है 138 रुपए के। कह रहा है 4% का लाभ कमाने के लिए, 4% का लाभ कमाने के लिए धनराशि को कितने में बेच, सॉरी, वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए, तो आप बताएंगे 4% का लाभ, यानी कि 100 में 4 जोड़ दो, कितना आ गया, 104%। तो आपको 104% बराबर निकालना है। आपको 92% बराबर दिया है, तो जिसके बराबर दिया होता है उससे क्या करते हैं, उससे करते हैं भाग, और जो निकालना होता है उससे क्या करते हैं, उससे करते हैं गुणा। तो आप 138 में 92 से दे देंगे भाग और 104 से कर देंगे गुणा, आ जाएगा आंसर। तो भाई बनाइएगा, कैसे बनेगा, तो मैं पहले 4 से काट देता हूँ, 4 से मैंने ऐसे काटा, 4 दूनी 8 और 4 तियां 12, ठीक है। 4 से मैंने ऐसे काट दिया, 4 दूनी 8, बचा कितना, 2, 4 छंग 24, ठीक है, 4 छंग 24 यानी कि 6 बार में। और कुछ कट सकता है, तो आप बताएंगे हाँ, इससे ये कट गया भाई, कितनी बार में, 6 बार में। देखो 3 छंग 18, हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13, यानी कि 6 बार में। और 26 छंग कितने होते हैं, 156। तो क्या 156 आंसर है, ऑप्शन में है, तो आप बताएंगे हाँ, ऑप्शन में तो है बी। तो इसका मतलब इस वस्तु का 4% लाभ का विक्रय मूल्य कितना बनेगा, 156 रुपए। अगर हमसे क्रय मूल्य पूछा गया होता तो हम यहाँ 100% निकाल रहे होते, तो फिर हम यहाँ 104 की जगह 100 का गुणा कर रहे होते, लेकिन हमसे पूछा था 4% लाभ का विक्रय मूल्य, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हमारा, तो कह रहा है विनोद 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चलाने पर 5 मिनट की देरी से ऑफिस पहुंचता है। यदि उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वह 3 मिनट जल्दी ऑफिस पहुंच जाता है। वह दूरी ज्ञात कीजिए जो वह अपने घर और ऑफिस के बीच तय करता है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का प्रश्न है, 2021 का प्रश्न है। देखो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए आपको इसके लिए क्या होता है, आपको एक फार्मूला आना चाहिए, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, तो आप बताएंगे फार्मूला होता है चालों का अंतर, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल इनटू चालों का अंतर। तो पहले चाल थी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर चाल है कैसे 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर, अंतर कितना आ जाएगा 10 का, इनटू होता है समय अंतराल। समय अंतराल क्या होता है, देखो पहले कैसे पहुंच रहा था 5 मिनट देरी से, फिर कैसे पहुंच रहा है, फिर पहुंच रहा है 5 मिनट जल्दी। तो ये दोनों समय आपस में जुड़ जाएंगे। पहले पहुंचता था 5 मिनट देरी से, मान लेते हैं, देखो अगर उसके ऑफिस पहुंचने का निर्धारित समय 9 बजे है, तो पहले कब पहुंचता था, पहले पहुंचता था 9:05 पर, पहले कब पहुंचता था 9:05 पर। अब कैसे पहुंच जा रहा है, कह रहा 3 मिनट जल्दी, इसका मतलब अब कैसे पहुंच जा रहा है, अब पहुंच जा रहा है 8:57 पर ही। तो ये टाइम अंतराल है यहाँ से यहाँ तक। तो देखो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना बना, तो आप बताएंगे 8 मिनट। और ये चालें जो है वो किलोमीटर प्रति घंटे में है, और ये कैसे है, मिनट में है, तो हमें इसे भी बदलना पड़ेगा घंटे में, यानी कि डिवाइड बाई 60, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर इनटू समय अंतराल। समय अंतराल एक पहले का है एक बाद का है, एक बार पहले पहुंचता है और एक बार क्या होता है लेट पहुंचता है, तो ऐसे में समय अंतराल आपस में जुड़ेगा। अगर दोनों बार लेट पहुंचेगा, अगर दोनों बार पहले पहुंचेगा, तो ऐसे में समय अंतराल क्या होगा, घट के निकलेगा। और समय अंतराल अगर मिनट में है तो हम उसे घंटे में बदलेंगे, क्यों, क्योंकि चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटे में है। बस अब हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो कैसे बनेगा, तो देखो सीधा सीधा 30 से ये कट गया, कितने बार में, तो आप बताएंगे 2 बार में, ठीक है। 0 से 0 कट गया और इससे ये कट गया 2 बार में, तो आ गया 8 दूनी 16, यानी कि कितना दूरी है, तो आप बताएंगे 16 किलोमीटर। ऑप्शन में है बिल्कुल पहला वाला ऑप्शन। तो राइट आंसर क्या हो गया, आसान है, बहुत आसान है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। क्या है, कह रहा दो संख्याओं का योग 288 है और महत्तम समावर्तक 16 है। ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं, युग्म मतलब है जोड़े बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो समझिएगा,
आप इसे कई तरीके से बना सकते हैं, आप इसे कई तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बना सकते हैं तो एक बात समझिएगा। जैसे क्वेश्चन में मासा दिया गया है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, मासा दिया गया है, तो आप इसे कैसे बनाएंगे, तो आपने कहा क्वेश्चन में हमें मासा दिया गया है, मासा, मासा कितना है, तो आप बताएंगे मासा है 16। तो ऐसे में संख्याएं क्या होंगी, तो आप बताएंगे अगर हम पहली संख्या बनाना चाहें तो संख्या मासा के गुणिज में होती है, तो एक हो जाएगी 16x। मैंने कहा दूसरी संख्या क्या होगी, तो आप बताएंगे दूसरी संख्या भी इसी के गुणिज में होगी, दूसरी क्या होगी, तो मैंने मान लिया 16y होगी। ठीक है, 16y होगी। तो ऐसे में इनका योग क्या होगा, इनका योग क्या होगा, तो आप बताएंगे योग हो जाएगा 16x प्लस 16y। ठीक है, अच्छा योग दिया गया है तो ये बराबर होना चाहिए कितने के, 288 के, यही होना चाहिए। ठीक है, तो आपने कहा 16 यहाँ कॉमन आ गया, x प्लस वाई आपका बच गया, x प्लस वाई क्या हो गया आपका, बच गया, बराबर कितने के है, 288 के। अब 16 इनके गुणिज में लिखा है, अगर 16 इनके गुणिज में लिखा है तो क्या 16 से ये कट सकते हैं, तो आप बताएंगे बिल्कुल काट देते हैं। तो कितनी बार कटेगा भाई, तो एक बार देखो भाग गया तो कितना बचा, 16 एकन 16। देखो भाई 288 में हमें भाग देना है कितने से, तो भाग देना है 16 से, हमने भाग दिया, 16 एकन 16, बचा कितना, तो आप बताएंगे 2 यहाँ बच गया। ठीक है, और 1 यहाँ बच गया, और ये हो गया 18। अब कितनी बार चला जाएगा, तो आप बताएंगे 16 अट्ठे 128 होते हैं, 16 अट्ठे 128। देखो कैसे होते हैं, तो आप बताएंगे 8 छंग 48 की 8 हासिल 4, 8 एकन 8 और 4 12, यानी कि कितने बार हम कटेगा, तो आप बताएंगे 18 बार में। तो ये x प्लस वाई बराबर क्या आ गया, 18। इसका मतलब जो संख्याएं x और y हैं उनका जो योग होगा वो हमेशा कितना बनेगा, आप बताएंगे 18 बनेगा। ठीक है, 18 बनेगा x और y का मान। तो अब आपको क्या करना है, x और y की, x प्लस वाई बराबर कितना होना चाहिए, 18। तो आपको ऐसे मान x और y के रखने हैं जिनका मान 18 आता हो। जैसे मैंने अगर x का रखा 1 तो y का कितना हो जाएगा, 17, बराबर क्या हो जाएगा, 18। अगर हम इसका रखते हैं तो 2, तो इधर कितना हो जाएगा, 16। इधर हम रखते हैं 3 तो इधर कितना हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 15। अगर हम इधर रखते हैं 4 तो इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 14। अगर हम इधर रखते हैं 5 तो इधर कितना हो जाएगा, 13। अगर हम इधर रखते हैं 6 तो इधर कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, 12। मैं और इसे बढ़ा लेता हूँ भाई, इस तरफ मैं कर लेता हूँ। ठीक है, 12। तो अगर आप बताएंगे ये पहला वाला मान, अगर इधर वाला हो जाएगा 7 तो उधर वाला कितना हो जाएगा, 11। इधर वाला हो जाएगा 6 तो इधर वाला कितना हो जाएगा, 12। अगर इधर वाला हो जाएगा कितना, 6, हम लोग ये बढ़ाते हुए चल रहे थे ना, बढ़ाते हुए चल रहे थे ना भाई, 6, ये हो गया 7, तो ये हो गया 8, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 10। ये वाला हो जाएगा 9, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 9। इसके बाद इसके बाद अंक सेम आने लगेंगे, तो सेम अंकों का जोड़ा सेम ही रहेगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा ये 1 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 1 है, तो इस जोड़े को एक ही माना जाएगा। ठीक है, हाँ बस ये एक ही माना जाएगा। जैसे ये दुल्हन है, ये और ये क्या है, ये दूल्हा है, तो अगर दूल्हे को इधर बैठा दो चाहे उधर बैठा दो, जोड़ा तो एक ही रहेगा ना। तो इसी तरीके से इसमें जोड़ा एक ही माना जाएगा। अब क्या करना है इसमें, इसमें क्या करना है, देखो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें सह अभाज्य संख्याएं चूज करनी है। ये सारे जोड़े नहीं बन सकते, तो वो संख्याएं जो कैसी हैं, सह अभाज्य संख्याएं नहीं है, जिनका मासा एक ना हो, है ना। हमें इसमें वो संख्याएं वो जोड़े चूज करने हैं जिनका मासा एक हो। जैसे अगर हम देखें 2 और 16 का, तो कितना आएगा, मासा मतलब क्या है, मासा मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित करे। तो यहाँ पर देखो 2 हो जाएगी, तो ये जोड़ा नहीं माना जाएगा। यहाँ 3 हो जाएगी, ये भी जोड़ा नहीं माना जाएगा। ये 2 हो जाएगी, ये भी जोड़ा नहीं माना जाएगा। लेकिन 5 और 13, 5 और 13 में कोई ऐसी संख्या है जो एक के अलावा इन्हें काटती हो, तो आप बताएंगे नहीं। तो एक जोड़ा ये हो गया। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी देखेंगे तो आप 3 हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो आप बताएंगे हाँ यहाँ 1 रहेगा, यहाँ पर देखेंगे तो 2 रहेगा, और यहाँ पर देखेंगे तो 9 रहेगा। तो कितने जोड़े संभव हुए, तो आप बताएंगे एक जोड़ा ये है 1 और 17 का, एक जोड़ा ये है 5 और 13 का, एक जोड़ा ये है 7 और 9 का। ठीक है, तो इसका मतलब 3 जोड़े संभव होंगे। 3 ऑप्शन नंबर कौन सा रहा, ए। कितने जोड़े संभव होंगे, 3। ठीक है, तो आंसर क्या रहा आपका, ए। अगर पूछता संख्याएं कितनी है, तो संख्याएं भी ऐसे ही लिख देते। पहली संख्या हो जाती 16 इंटू 1, 16 इंटू 17। दूसरी क्या होती 16 इंटू 15, 16 इंटू 13।
अगली संख्या क्या होती, 16 इंटू 17, 16 इंटू 11, तो हम संख्याएं भी निकाल सकते थे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है भाई हमारा, आ जाते हैं। तो कह रहा है जब पूर्णांक n को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है। यदि 12 इंटू एन को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। ठीक है, ये आपको बताना है। तो कह रहा जब पूर्णांक n को 9 से विभाजित किया जाता है, कोई एक पूर्णांक है n, है ना, कोई एक पूर्णांक है कितना, कोई एक पूर्णांक है n, इसे जब हम विभाजित करते हैं 9 से तो रिमाइंडर आता है कितना, अरे सॉरी क्वेश्चन पहले वाला आ गया, बाद वाला था ना, ये वाला था भाई, 10 नंबर था। तो अगर मान लो कोई एक पूर्णांक है n और अगर हम इसे 9 से विभाजित करते हैं तो हमारा रिमाइंडर आ जाता है कितना, 4। तो ऐसे में संख्या कितनी हो सकती है, तो आप बताएंगे संख्या कम से कम कितनी हो सकती है, तो आप बताएंगे 4 प्लस 9 हो सकती है, यानी कि संख्या हमारी हो सकती है 13। तभी हम अगर इसमें 9 से भाग देंगे तो कम से कम एक बार भाग चला जाएगा, 9 एक 9, बच कितना जाएगा, 4। तो संख्या आपको पता लग गई, संख्या क्या है, 13। इन्होंने कहा 4 शेष बचता, कह रहा है यदि यदि 12 इंटू एन को 9 से विभाजित किया जाए तो आप बताएंगे एन की वैल्यू तो हमने निकाल रखी है 13 इंटू 12, 12 मैंने आगे लिख दिया, को यदि 9 से विभाजित किया जाए तो कितना शेष बचेगा। तो इसके दो तरीके हैं, या तो हम 12 इंटू 13 करके फिर 9 से भाग दें, या फिर हम क्या करें, यहीं पर भाग दे दें, यहीं पर भाग दे दें इंडिविजुअली। तो आप देखेंगे 9 का अगर हम भाग देंगे किसमें, 12 में, तो 9 एक 9 बचेगा कितना, 3, बीच में गुणे का निशान लगा है तो गुणे ही लगा दो। फिर 9 एक 9 बचेगा कितना, 4। ठीक है, बीच में गुणे का निशान है तो गुणा कर दो, कितना आ गया, तो आ गया 4 तिया 12। अगर इनका गुणनफल देखो, अगर यहाँ प्लस लगा होता बीच में तो हम प्लस कर रहे होते, गुणा लगा है तो हम गुणा करेंगे। अगर प्लस लगा होता और इनका योग 9 से ज्यादा और आ रहा होता तो हम 9 से भाग फिर से करते, लेकिन यहाँ गुणा लगा है तो हम गुणा करके देखेंगे, अगर इनका गुणनफल अगर 9 से बड़ा आ रहा है तो हम 9 से भाग फिर से देंगे, तो 12 9 से बड़ा है तो हम इसमें फिर से 9 से भाग दे देंगे, तो कितनी बार गया, 9 एक 9, बच कितना गया। तो अगर हम 12 इंटू 13 में भी 9 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल 3 ही आएगा। ठीक है, ये विभाज्यता के नियम से बनेगा, तो इसका मतलब आंसर क्या रहेगा, 3। समझ में आ गया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हमारा भाई, तो अगला प्रश्न है कि उस धनराशि के लिए ब्याज दर ज्ञात कीजिए जो 4 वर्ष में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर स्वयं की 14,641 बटे 10,000 गुना हो जाती है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न है भाई। ठीक है, तो एक तो बात ये समझिएगा, जब कोई धनराशि अपने का कोई गुना हो रही होती है, जैसे इन्होंने कहा एक धनराशि है जो अपने का कितनी 14,641 गुना हो रही है, 14,641 बटे 10,000 गुना हो रही है, तो इसमें ये बताओ ओरिजिनल धनराशि कितनी होगी। तो आप बताएंगे जो नीचे लिखा होता है, तो मैंने कहा कोई धनराशि रही होगी, कितनी रही होगी, तो आप बताएंगे 10,000 रही होगी, जो जो अपने की कितनी गुनी हुई है, आप बताएंगे 14,641 बटे 10,000 गुना होगी। तो जब आप इसका इसका इतना गुना निकालेंगे तो इसका मतलब ये है कि ओरिजिनल जो धनराशि है वो है 10,000, जो हो कितनी गई है 14,641 हो गई है। ठीक है, कितने वर्षों में हुई है, कह रहा है 4 वर्षों में हुई है। ब्याज की धनराशि जोड़ी कैसे जा रही है, चक्रवृद्धि। देखो अगर ये साधारण ब्याज पर जोड़ी जा रही होती तो हम दोनों का डिफरेंस निकाल लेते जो 4 साल का ब्याज होता। ठीक है, और 4 साल के ब्याज में हम लोग क्या करते, एक साल से अगर भाग देते तो एक साल का ब्याज निकल आता और एक साल का ब्याज मूलधन का जितना परसेंट हो जाता होता है वही ब्याज की दर होती है। लेकिन ये चक्रवृद्धि ब्याज है, तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, जो चक्रवृद्धि ब्याज में दर तो समान रहती है लेकिन ब्याज की मात्रा बढ़ती चली जाती है और ब्याज की प्रतिशत मात्रा भी इंक्रीज होती है, तो इसीलिए हम इसमें भाग देके तो नहीं बना सकते। तो दूसरा तरीका क्या होता है, देखो दूसरा तरीका क्या होता है इसका, तो आप बताएंगे अगर अगर चक्रवृद्धि ब्याज में कभी भी 1 वर्ष का अंतर दिया जाए तो डायरेक्ट आंसर निकल आता है। कैसे, आप बताएंगे चक्रवृद्धि ब्याज में जो ब्याज लगता है वो पिछले वर्ष के मिश्र धन पर लगता है। ठीक है, अगर 2 वर्ष का अंतर हुआ तो आप बताएंगे हम दोनों संख्याओं पर रूट लगा के निकाल लेंगे, और अगर 3 वर्ष का अंतर हुआ तो क्यू रूट लगा देंगे, और अगर 4 वर्ष का अंतर हुआ तो आप बताएंगे तो रूट की पावर 4 लगा देंगे, रूट की पावर क्या करेंगे 4 लगा देंगे। तो रूट की पावर 4 लगा दो, इसका अगर हम रूट की पावर 4 अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितनी निकल के आएगी 10। ठीक है, और अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितनी निकल के आएगी, तो आप बताएंगे 11।
ठीक, तो इसका मतलब हमारा धन 10 से कितना हो रहा होगा, 11 हो रहा होगा पहले साल पर। तो ब्याज कितना मिलता होगा, एक कितने पर बताएंगे, 10 पर। तो ये एक जो है वो 10 का कितना परसेंट है, तो इंटू 100 कर देंगे। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, 10%। तो राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा 10%। ये बात को समझ में आई कि नहीं, कि अगर चक्रवृद्धि ब्याज में एक साल का अंतर हुआ तब तो हम केवल डिफरेंस ही निकालेंगे, डिफरेंस मूलधन का जितना परसेंट होगा, मूलधन या पिछले वर्ष के मूलधन का जितना परसेंट होगा वही ब्याज की दर होती है। अगर 2 साल का अंतर होगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग उसका रूट निकाल देंगे। 3 साल का अंतर होगा तो क्यू रूट निकाल देंगे, लेकिन इसमें अंतर कितने का था, 4 साल का, तो रूट की पावर हो जाएगी 4। ठीक है, क्यों हो जाती है मैं ये भी आपको जैसे समझा देता हूँ एक एग्जांपल से। जैसे मैंने कहा मान लेते हैं ब्याज की दर क्या है, मैंने कहा मान लेते हैं ब्याज की दर है 20%। तो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। इसका मतलब जो धन होता है वो एक साल में रहता है 5, और 5 से बढ़कर कितना हो जाता है, 5 से बढ़कर कितना हो जाता है, तो आप बताएंगे 5 से बढ़कर हो जाता है, उसमें एक ब्याज मिल जाता है, बढ़कर कितना हो जाता है, तो आप बताएंगे हो जाता है 6। और 2 साल बाद कितना होगा, तो 2 साल के लिए आप लिखेंगे 5 से 6, और फिर आप लिखेंगे 5 से 6, तो ये हो जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36। तो आप बताएंगे 2 साल बाद मूलधन मान लेते हैं हम हो जाएगा 25, और मिश्रधन हो जाएगा 36। ऐसे ही 3 साल बाद कितना होगा, तो आप बताएंगे अगर ऐसे ही हमें देखना है कि 3 साल बाद कितना होगा, तो आप बताएंगे 3 साल बाद ये क्यूब हो जाता है, तो ये हो जाएगा कितना 125, और ये 6 का क्यूब हो गया कितना, तो आप बताएंगे 216। ठीक है, बस। लेकिन हमें जो ब्याज की दर निकालनी है वो तो पहले साल पे निकालनी है। तो अगर 3 साल का अंतर होता, मान लो हमें 125 से 216 का पता होता, तो हम 5 से 6 पर कैसे पहुंचते, तो आप बताते इसका क्यू रूट लगा के। ठीक है, अगर 2 साल का होता तो हम 25 से 5 पर कैसे पहुंचते, तो आप बताते रूट लगा के। तो ऐसे ही जब 4 साल का होगा तो कैसे पहुंचेंगे, तो आप बताएंगे रूट की पावर 4 लगा के। समझ में आया, ठीक है, अपेक्षा है कि आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, कह रहा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें जिसमें सॉरी, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 720 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, तो आप बताएंगे ऐसी संख्या जिन्हें रूट से बाहर निकाला जा सके पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो क्या 720 रूट से बाहर आएगी, तो आप बताएंगे 720 रूट से बाहर नहीं आ पाएगी। तो आप बताएंगे भाई 720 को रूट से अगर बाहर नहीं आ पाएगी तो हम लोग क्या करते हैं, हमें 720 के पहले फैक्टर निकालने पड़ेंगे। कौन से फैक्टर, तो बताएंगे प्राइम फैक्टर। तो जैसे मैंने लिखा कितना 720, इसके फैक्टर कैसे बनेंगे, तो मैंने कहा मैंने इसे लिख दिया 8 निम 72। ठीक है, मैंने इसे कितना लिखा 8 निम 72 इंटू 10। इनके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, तो 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 को क्या 9 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3। इसके बाद इसे क्या लिख सकते हैं, तो आप बताएंगे इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5। अब देखो जिन संख्याओं के दो दो जोड़े बन जाएंगे, जैसे अगर हमें इसका कैसे बता रहा, कह रहा पूर्ण वर्ग संख्या, इसका मतलब ये रूट से बाहर आ जाए। तो रूट से तो वही संख्या बाहर आ पाएगी ना जिसके जिसके जो जोड़े में होगी। ठीक है, तो जोड़े में क्या क्या है, तो आप बताएंगे 2 का एक ये जोड़ा है, 2 का एक ये जोड़ा है, 3 का एक ये जोड़ा है। तो जोड़े में कौन नहीं है, बता देंगे 5 नहीं है। इसका मतलब इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, तो आप बताएंगे 5 का गुणा करेंगे तो 5 का भी जोड़ा बन जाएगा और 5 भी बाहर आ जाएगा। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें कितने से गुणा करना पड़ेगा, तो आप बताएंगे 5 से, बस हल हो गया। ठीक है, आसान है, बहुत आसान है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, कह रहा एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में मूल धनराशि की 8 गुनी हो जाएगी। तो देखो ऐसे प्रश्न कैसे बनाते हैं, ये गुने वाले प्रश्न है तो कैसे बनाते हैं, इन्होंने एक साइकिल दिया है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्षों में कैसे हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है, तो वह कितने वर्षों में मूल धनराशि की 8 गुनी हो जाएगी। तो एक साइकिल है, साइकिल क्या है, आप बताएंगे 15 वर्ष का, 15 वर्ष में जो धनराशि होगी वो अपने की 2 गुनी हो जाएगी। तो कह रहा 8 गुनी कितने साल में होगी, तो मैंने कहा मान लिया धनराशि हमारी 1 रुपया है, कितनी है 1 रुपया, तो 1 रुपए से इसे 2 रुपए होने में कितने वर्ष लगेंगे, कितने लगेंगे, तो आप बताएंगे ये तो हमें काउंट ही नहीं करना, क्वेश्चन में दिया गया है कितने लगेंगे, कह रहा 15 वर्ष, कह रहा ना 15 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। ठीक है, तो कितने वर्ष लगेंगे, आप बताएंगे 15 वर्ष। अच्छा अगर 2 हो तो 2 से दोगुनी होने में कितने वर्ष लगेंगे, यानी कि 4 होने में कितने वर्ष लगेंगे,
तो आप बताएंगे एक और समय लग जाएगा 15 वर्ष का। मैंने कहा अगर 4 होती धनराशि तो 4 से अपनी दोगुनी कब होती, तो आप बताएंगे एक और 15 वर्ष का पीरियड लग जाता। तो इसका मतलब 4 से कितनी हो जाती 8। लेकिन अगर मूल धनराशि 1 थी तो 1 का 8 गुना कितना था 8। तो ऐसे में हमें कितना समय लगा, तो आप बताएंगे 15 वर्ष, 15 वर्ष और 15 वर्ष, टोटल कितना लग गया 45 वर्ष। बस हल हो गया। यही क्या हो गया आपका आंसर। हालांकि इस प्रश्न को ऐसे भी बनाया जा सकता था कि कोई धनराशि है जो 15 वर्ष में अपने की कितनी हो रही है, अपने की दोगुनी हो जाती है। दोगुनी तो आपसे पूछा गया बताइएगा 8 गुनी कितने वर्षों में होगी। तो आपको क्या करना है, इस 8 को 2 की फॉर्म में लिख लेना है। तो आप लिखेंगे 2 की पावर 3, तभी तो 8 बनेगा। इस पावर का इस समय में गुणा कर देते हैं तब भी आंसर बन जाएगा 15 तिया 45। तो ऐसे भी आंसर निकाला जा सकता है। तो क्वेश्चन निकालने के दो तरीके हैं आपके पास में, दोनों ही बहुत आसान है। आप जैसे चाहें उसे लेके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आसान है तो आप बताएंगे बहुत आसान है। चलिए इसी बात पर हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है, कह रहा है कि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई है। ऐसे में एक परिवार को अपना खर्च पूर्ववत बनाए रखने के लिए चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। आरआरबी एनटीपीसी 2021। तो बताइए भाई कितने की कमी करनी चाहिए। तो आप बताएंगे ऐसे सभी प्रश्न जिसमें क्या हो, केवल एक ही प्रतिशत वैल्यू हो और उसमें परिवर्तन हो रहा हो, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं। कैसे, तो आप बताएंगे 25%, 25% के ठीक बाद में शब्द क्या लिखा हुआ है, वृद्धि, तो लगा देंगे प्लस, 25% का फ्रैक्शन निकाल लेंगे कितना होता है 1/4। वृद्धि का मतलब क्या हो जाएगा 1/5, और 1/5 किसका फ्रैक्शन है, तो आप बताएंगे 20% का। अगर आपने हमारी परसेंटेज वाली क्लास देखी होगी, प्रतिशत कमी और वृद्धि पर आधारित प्रश्न, तो इन प्रश्नों को आप लोग ओरली बना लेंगे, आपको पेन कॉपी उठाने की आवश्यकता नहीं होगी। आंसर क्या हो गया 20%। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, तो कह रहा है दो संख्याओं के महत्तम समामवर्तक और लघुत्तम समामवर्तक का अनुपात क्या है। अनुपात दिया गया है 1:30 है। कितना है, कह रहा है 1:30 है। चलिएगा लिख लेते हैं हम लोग इस बात को। ठीक है, कितना है 1:30 है। फिर क्या बता रहा है भाई 1:30 है, फिर क्या बता रहा है, बता रहा तथा महत्तम समामवर्तक और लघुत्तम समामवर्तक के बीच का अंतर, अंतर दिया गया है। तो चलिए इनका अंतर निकाल लेते हैं। तो अंतर कितना रहा, तो अंतर है इनका, यहाँ पर देखेंगे तो 29 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 493 है, 493 है। ठीक है, लघुत्तम समामवर्त और महत्तम समामवर्त का गुणनफल ज्ञात कीजिए। कह रहा है इनका गुणनफल बताइएगा अगर अनुपात ये है तो हमें डिफरेंस दिया गया है। तो डिफरेंस 29 बराबर है किसके, तो आप बताएंगे बराबर है किसके 493 के। तो एक बराबर कितने का होगा 29 का, इसमें भाग दे दो, देखो कितनी बार चला जाएगा, कितनी बार चला जाएगा। तो आप बताएंगे ये चला जाएगा कितनी बार, तो आप बताएंगे 29 एकन 29। ठीक है, बचा कितना, बच गया है आपका 20, हो गया है 203। तो कितनी बार चला जाएगा, ठीक है 7 3 21, 3 माइनस यानी कि 203 है ना, 203। ठीक है 7 बार चला गया सीधा सीधा। तो ये भाग चला गया कितनी बार में, 7 बार में। आप लोग एक बार देख लीजिएगा 29 का भाग अगर हम देखेंगे इसमें तो 17 बार जाएगा। 17 बार जाएगा तो इसका मतलब जो जो संख्याएं हैं वो क्या बनेंगी, तो आप बनेंगे, एक बनेगा 17 तिया 51 यानी कि 510, और दूसरी कितनी बनेगी 17 एकम 17। इनका गुणनफल पूछा है तो इनका गुणनफल निकाल दो भाई। इनका गुणनफल क्या होगा, तो आप बताएंगे 17 एकम 17 के साथ हासिल एक, 17 पंजे 85, और एक कितना हो गया 86, और एक जीरो पहले से, तो 86 70। क्या 86 70 ऑप्शन में है, आप बताएंगे है, तो सी ऑप्शन हो गया आपका राइट आंसर। सी ऑप्शन क्या हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, ठीक है, ये 20 क्वेश्चंस की सीरीज हम लोगों ने चालू करी है, जिसमें से हम लोगों ने 15 क्वेश्चन कर लिए हैं। 16वां क्वेश्चन है, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और शांत जल में एक आदमी के तैरने की चाल जो है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा प्रवाह की दिशा में 26 किलोमीटर तैरने के लिए आदमी द्वारा कितना समय लिया जाएगा। देखो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो कॉन्सेप्ट होता है, आप मान लेंगे कि शांत जल में नाव की चाल, जो शांत जल है, ठीक है, शांत जल, शांत जल में, शांत जल में नाव की चाल, ठीक है, नाव की चाल,
शांत जल में नाव की चाल आप मान लेंगे हमेशा b, ठीक है। और धारा की चाल हमेशा कितनी मान लेंगे रहेगी आपको, धारा की चाल आप मान लेंगे r। तो अब आपसे पूछा जाए धारा के साथ नाव की चाल, ठीक है। तो धारा के साथ नाव की चाल हो जाएगी b प्लस आर, यानी कि धारा के साथ चलने पर धारा की चाल नाव की चाल को बढ़ा देगी, तो चालें जुड़ जाएंगी, ठीक है। और धारा के विपरीत, तो आप बताएंगे धारा के अगर हम लोग विपरीत निकालते हैं, विपरीत, तो धारा के विपरीत क्या होगी, तो आप बताएंगे तब धारा की चाल नाव की चाल को कम कर देती है, तो b माइनस आर हो जाएगी। अब हमसे क्या कह रहा है कि धारा की चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा और शांत जल में आदमी के तैरने की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैंने शांत जल में धारा की चाल यानी कि मैंने क्या किया, मैंने r बराबर मान लिया कितना 3, और शांत जल में आदमी के तैरने की चाल इसे मैंने नाव मान लिया, तो इसकी चाल कितनी हो गई, इसकी चाल है 5। अब क्या कह रहा है, धारा प्रवाह के दिशा में 26 किलोमीटर तैरने के लिए आदमी द्वारा कितना समय लिया जाएगा, तो दिशा में हमसे पूछा गया है समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 26 किलोमीटर, और चाल क्या हो जाएगी, अगर दिशा में है तो b प्लस आर यानी कि 8 से इसमें भाग दे दो, तो 8 तिया 24 बचा 2, जिसमें 8 से भाग देना बाकी है, जिसमें क्या है भाई 8 से भाग देना बाकी है, तो ये कट गया आपका 4 बार में, तो आ गया 3 सही 1/4। तो 3 सही 1/4 है किसी में, भाई किसी में भी नहीं है। 3 सही 1/4 तो किसी में भी नहीं है, तो कोई बात नहीं, ऑप्शन कुछ गलत हो गया होगा, ठीक है। 3 सही 1/4 आपका होना चाहिए था, कोई बात नहीं है, ऑप्शन में है नहीं, 3 सही 1/4 होगा राइट आंसर, कोई टाइपिंग एरर रही होगी इसमें, ठीक है। मैं इसी को कर देता हूँ 3 सही 1/3 की जगह 3 सही 1/4, तब राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है आपका, तो अगला प्रश्न है कि ए किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है, यदि ए और बी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखो भाई कैसे क्वेश्चन होगा, कह रहा ए किसी काम को कर सकता है 40 दिन में, तो आप ए का लिख लेंगे, ठीक है। ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है भाई, 40 दिन में, तो आप ए का समय लिख लेंगे, ए को लगते हैं 40 दिन, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, कह रहा है यदि ए और बी एक साथ मिलकर उसी काम को, यदि कह रहा है ए प्लस बी दोनों लोग मिलकर काम करें तो उसी काम को कर देते हैं कितने दिन में, 30 दिन में। तब आपसे क्या पूछ रहा है, तब आपसे पूछा है बताइएगा बी अकेला उसी काम को कितने समय में करेगा। तो ऐसे प्रश्न जो टाइम एंड वर्क के होते हैं, इसमें सबसे पहले आपको ये निकालना रहता है कि कुल काम क्या है, और जो काम करने वाले लोग हैं, ठीक है, उनकी काम करने की क्षमता कितनी है। तो आप देखेंगे काम कितना होगा, तो आप बताएंगे कोई एक ऐसा काम मान लो जो ए करे तो पूरे पूरे 40 दिन लगे, और ए प्लस बी करे तो पूरे पूरे 30 दिन लगे, यानी कि 40 और 30 से विभाजित होने वाली एक संख्या ढूंढ लो, तो कितनी आई 120। तो हमने मान लिया कुल काम जो है वो 120 यूनिट है। ए अगर उसे 40 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, तो 4 तिया 12 यानी कि 3 यूनिट। और ए प्लस बी अगर 30 दिन में पूरा काम करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, तो 30 का इसमें भाग दे दो, एक दिन में कितना करेंगे 4 यूनिट। आपसे पूछा बताइएगा बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो एक बात समझिएगा, क्या समझिएगा, अगर ए प्लस बी काम कर रहे हैं, देखो ए प्लस बी काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 4 यूनिट, और अगर बी अकेला कर रहा है तो कितना कर रहा है 3 यूनिट। इसका मतलब जो ए प्लस बी का 4 यूनिट हो जा रहा है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस किसकी वजह से है, तो आप बताएंगे बी के जुड़ जाने से है, क्योंकि 3 यूनिट तो ए कर ही लेता था। ए प्लस बी एक दिन में 4 करते हैं, तो बी का एक दिन का काम कितना रहा, तो आप बताएंगे बी का एक दिन का काम, हाँ बी का एक दिन का काम, एक दिन का काम कितना रहा, तो आप बताएंगे 1 यूनिट, है ना। तो वो पूरा काम कितने दिन में करेगा, है ना, पूरा काम, तो पूरा काम कितना है 120 एक दिन में करता है 1 यूनिट, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा 120 दिन में करेगा, ठीक है। तो देखो भाई 120 दिन में करेगा, 120 दिन है ऑप्शन में, तो आप बताएंगे हाँ डी ऑप्शन है, तो राइट आंसर क्या हो गया डी, ठीक। 17 क्वेश्चन बना लिए हम लोगों ने। चलिए देखते हैं अगला क्या है, कह रहा ए और बी क्रमशः 1 लाख रुपए और 1,50,000 रुपए का निवेश करके एक कारोबार शुरू करते हैं। 24,000 रुपए के कुल लाभ में से प्रत्येक को मिलने वाला हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो ये साझेदारी से प्रश्न है। साझेदारी में केवल 3 ही कॉन्सेप्ट होते हैं, कौन कौन से,
तो आप बताएंगे जो लाभ बढ़ता है साझेदारी में वो कैसे बढ़ता है। तो आप बताएंगे अगर पैसा उन्होंने लगाया हुआ है बराबर समय के लिए तो धन तो लाभ कैसे बटेगा, तो आप बताएंगे धन के अनुपात में। और अगर उन्होंने धन कैसे लगाया हुआ है समान लेकिन समय अलग अलग है तो पैसा कैसे बटेगा, समय के अनुपात में। और अगर अलग अलग पैसा अलग अलग समय के लिए लगाया हुआ है तो लाभ कैसे बटेगा, तो आप बताएंगे दोनों के धन और समय के गुणनफल के अनुपात में। तो यहाँ पर देखेंगे धन अलग अलग है, समय क्या है, समान है। तो पैसा कैसे मिलेगा, धन के अनुपात में। तो पहले वाले ने देखो कितना लगाया है भाई, तो पहले वाले ने आप देखेंगे कितना लगाया है, तो पहले वाले ने लगाया है 1 लाख। तो पहले वाले का आप लिख देते हैं कितना भाई, 1 लाख। दूसरे वाले ने कितना लगाया है, 1,50,000। देखो 4 जीरो से 4 जीरो सीधा सीधा कैंसिल हो गया, 5 से काटोगे तो 2 बार में और 5 से काटोगे तो 3 बार में, यानी कि लाभ कैसे बटेगा, 2:3 के अनुपात में। ठीक है, तो इसका मतलब लाभ कुल होता अगर 5 तो इसे मिले होते 2, इसे मिले होते 3, लेकिन लाभ कुल है कितना, तो आप बताएंगे लाभ कुल है 24,000। कितना है, 24,000। तो इसका मतलब 5 बराबर है 24,000 के, तो 1 बराबर कितने का होगा, 5 का इसमें भाग दे दो। तो देखो 5 का भाग दोगे कितनी बार चला गया, 5 चौको 20, 5 अट्ठे 40, यानी कि 4,800 के। आपका किसका पूछा है, आपसे किसका पूछा है कि कुल लाभ में से प्रत्येक को मिलने वाला हिस्सा कितना है, प्रत्येक को पूछा गया है। तो मैं केवल पहले इसका निकाल लेता हूँ 48। ठीक है, 48,000 अगर 1 बराबर है 48 के तो 2 बराबर कितने का होगा, तो आपने कहा 8 दूनी 16 की 6, हासिल क्या हो गया 1, और 4 दूनी 8 और 1 कितना हो गया 9। तो इसका बना 9,600। देखो 9,600 डबल है कि एक ही है, देखो सिंगल ही है, 9,600 केवल डी में लिखा हुआ है, तो दूसरा वाला हमें चेक ही नहीं करना। ठीक है, हम लोग एक ही से बता देंगे आंसर क्या रहा, डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्या है, कह रहा है कि ए अनुपात बी बराबर 3:4 और बी अनुपात सी बराबर है आपका 5:7 हो तो ए अनुपात सी ज्ञात कीजिएगा। देखिएगा भाई समझिएगा क्वेश्चन क्या है। तो कह रहा है कि अगर आगे पीछे हुआ है क्या, नहीं, ठीक है। अगर कह रहा है ए अनुपात बी बराबर कितना है, कह रहा है 3:4 है। ठीक है, और कह रहा है बी अनुपात सी बराबर कितना है, तो कह रहा है बी अनुपात सी बराबर कितना है, 5:7 है। 5:7 है, आपसे पूछा है तो बताइएगा ए अनुपात सी क्या होगा। तो देखो इसे कई तरीके से कर सकते हैं। अगर दो ही लोगों के बीच, जैसे ए अनुपात बी और बी अनुपात सी पूछा गया तो दोनों में बी कॉमन है, अगर बी यहाँ समान होता तो हमें अनुपात निकालने की जरूरत ही ना पड़ती। लेकिन आप देखेंगे बी यहाँ 4 है यहाँ 5 है, तो ऐसे में अनुपात कैसे बनेगा, तो इसके कई सारे तरीके हैं। एक तरीका ये है कि हम इनका ऐसे सीधा गुणा करें, एक तिरछा गुणा करें, एक सीधा गुणा करें, तो हमारे इनके अनुपात निकल आएंगे कौन से, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो इसका मतलब अगर हमें ए अनुपात सी निकालना है तो क्या करना है बताएंगे, ये भी सीधा गुणा करना है और ये भी सीधा गुणा करना है, सीधा निकल आएगा। ठीक है, अगर हम ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल रहे होते तो गुणा करते पहले सीधा, तो आ जाता आपका कितना 3 पंजे 15, फिर हम करते तिरछा, ये बी का आ जाता 4 पंजे 20, फिर हम निकालते सी का 7 चौको 28। लेकिन हमसे पूछा गया था किसका, हमसे पूछा गया है ए अनुपात सी, तो हम डायरेक्ट निकाल देते हैं सीधा गुणा करके, 3 पंजे 15 और इधर सीधा गुणा कर देते 7 चौको 28, यानी 15:28। बस यही क्या हो गया आंसर। ठीक है, मैंने ये इसलिए बताया जब बहुत सारे अनुपात होंगे और पहले और लास्ट वाले के बीच में पूछा जाएगा तो आप पहली लाइन वाले सब और लास्ट लाइन वाले सबका गुणा कर देंगे तो पहले और लास्ट वाले के बीच में सीधा अनुपात निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बाकी इसे निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका ऐसे भी होता है कि आप इसे ऐसे लिखें, ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी लिखें, और फिर लिखें ए अनुपात बी क्या है, तो आप बताएंगे 3:4, ऐसे लिखें 3:4, फिर बी अनुपात सी क्या है, तो बी अनुपात सी दिया गया है 5:7, तो 5:7। अब यहाँ पर जगह खाली है तो इस वाले अंक को हम यहाँ भेज देते हैं, और ये वाली जगह खाली है तो इस वाले अंक को यहाँ भेज देते हैं। इनका ही आपस में क्या हो जाएगा, इन्हीं का आपस में गुणा हो जाएगा, जो आएगा वही अनुपात होगा। तो ये आ जाएगा 15:20:28। हमसे पूछा गया था ए और सी का, तो हो जाएगा 15:28। ऐसे भी किया जा सकता है, तो क्वेश्चन करने के कई सारे तरीके होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है भाई, तो ये इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है। कह रहा है अंतिम प्रश्न है भाई इस सीरीज का, क्या है, तो अंतिम प्रश्न भाई इस सीरीज का देखते हैं। अरे बहुत ही अंतिम चला गया। ठीक है, क्या है, कह रहा है 4 टेबल क्लॉक वे प्रत्येक क्रमशः 10 मिनट 20 मिनट और 25 मिनट के
अंतराल पर बजते हैं, यदि वे सभी 10 AM पर एक साथ बजे हैं तो वे किस समय फिर से एक साथ बजेंगे। तो कब बजेंगे भाई एक साथ, चलिए देखते हैं। देखो ऐसे प्रश्न कैसे बनते हैं, तो कह रहा पहली वाली जो घड़ी है वो बजती है कब, 10 मिनट के बाद में। दूसरी घड़ी एक बार बजने के बाद बजती है कब, 20 मिनट बाद। अगली वाली कब बजती है, 25 मिनट के बाद। तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा समय निकालना पड़ेगा जो इन तीनों से विभाजित हो, उसी समय ये सभी घड़ियां एक साथ बजेंगी। तो हमें 10, 20 और 25 का ले लेना है एलसीएम। 10, 20, 25 का एलसीएम कितना आएगा, 100। यानी कि अगली बार ये सब घड़ी कब बजेंगी, तो आप बताएंगे 100 मिनट बाद। 100 मिनट का मतलब क्या हो गया, तो 100 मिनट का मतलब हो गया 1 घंटा 40 मिनट। तो 1 घंटा 40 मिनट का मतलब हो गया 10 बजे बजी थी, तो इसका मतलब 11:40। अब आप देखेंगे 11:40 ऑप्शन में है नहीं, तो कैसे बनेगा। तो आप बताएंगे देखो या तो ये 100 मिनट बाद बजेंगी या फिर 100 मिनट के कोई घड़ी, यानी कि या तो 100 मिनट बाद या फिर कब बजेंगी, 200 मिनट बाद। अगर 100 मिनट बाद देखेंगे तो हो जाएगा हमारा 11:40, ठीक है। यानी कि 1 घंटा 40 मिनट बाद। अगर मैंने कहा 200 मिनट तो आप बताएंगे 6×3 = 18, यानी कि 3 घंटा 20 मिनट। 3 घंटा 20 मिनट का मतलब क्या हो गया, अगर 10 बजा है तो 10 3 यानी 1:20 का ऑप्शन इसमें है ही नहीं। तो अगली बार कब बजेंगी, अगली बार बजेंगी 300 मिनट बाद। 300 मिनट का मतलब क्या हो गया, तो आप बताएंगे 6×5 = 30, यानी कि 3 घंटे बाद। और अगर हम देखें 3 घंटे बाद, अगर हम देखें 10 बजे से 3 घंटे बाद, तो 10 बजे से 3 घंटे बाद कितना हो जाएगा, तो सॉरी ये 3 घंटा कहाँ, 5 घंटा हुआ ना। अगर हम 6 से 60 से भाग देंगे तो देखो, तो ये बना 6×5 = 30, यानी कि 5 घंटे बाद। और 10 से 5 घंटे बाद मतलब कितना बच जाएगा, तो 10 से 5 घंटे बाद बच जाएगा 3 PM। यानी कि अगली बार कब बजेंगी, 3 PM पर। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। हाँ, इस क्वेश्चन में ये जरूर बना लेना कि 100 मिनट बाद बजेंगी, तो 100 मिनट बाद कितना समय बजेगा। अगर वो समय नहीं है तो 100 का ही कोई गुणज होगा, यानी कि या तो 200 मिनट बाद, या तो 300 मिनट बाद, या तो 400 मिनट बाद, ठीक है। तो 300 मिनट बाद अगर देखेंगे तो हो जाएंगे 5 घंटे। तो 10 से 5 घंटे बाद देखेंगे तो कितना बजा होगा, 3 PM। तो ये थे आज की श्रृंखला के कुछ प्रश्न विगत वर्षों में जिस पर हम लोगों ने डिस्कशन किया है। अपेक्षा है कि आपको समझ में आए होंगे। अगर हमारी क्लास समझ में आ रही है तो क्लास को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ में अगली किसी दिन। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।